हेलो माय डियर चैंपियंस, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? वेलकम। आ जाइए फटाफट। अंकुर, आयुषी एंड धरती, मालविका, साक्षी, वर्षा, अविष्का, प्रथा, अंश, इशिका एंड दिया, अंश, अमीशा, घनश्याम, कृष, वाइट, कार्तिक, चंचल, नमस्ते जी, गुड आफ्टरनून जी, शुभ मध्याह्न सभी को। पीयूष गोयल, आ जाओ भाई फटाफट सब लोग। दीपक कुमार, एस के दीक्षित, माधव पारिक, सभी का बहुत बहुत स्वागत। वेरी गुड न्यूज। सो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। चैप्टर नंबर 1, रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसिस लॉ, पार्ट नंबर 2। तो ये है टीम अल्टीमेट सीए, जो आपको सीए फाउंडेशन लेवल, सीए इंटरमीडिएट लेवल के सारे पेपर्स में देते हैं, फुल ऑन बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, और एग्जाम के दिन तक full on support with the help of revisions, marathons, and pre-exam marathons. So, I'm the part of this team, and my name is CA Pranav Popat. I am a first attempt chartered accountant with 7 plus years of experience after CA. Taught thousands of students at foundation and intermediate level. I am an educator by choice, by passion. दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। फाउंडेशन लेवल पर क्यूए, इंटरमीडिएट लेवल पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। किसी को कोई भी दिक्कत हो क्लास देखने में या एडमिशन को लेके, तो आप हमारे ultimatece.com के कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में जाके रिस्पेक्टिव नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हो और कॉल बैक के लिए फॉर्म भी फिल कर सकते हो। ऑलराइट सर, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं तैयार आज के सेशन के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी हैं तैयार। तो जल्दी से लाइव चैट में मुझे दे दीजिए विक्ट्री साइन, सो दैट वी कैन स्टार्ट इन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू किया जाए। सो रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसिस लॉ, पार्ट नंबर 2। सो बच्चों, कल ये क्वेश्चंस मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस में दिए थे। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि कितने लोगों ने ये जितने भी मैंने 7 क्वेश्चंस दिए थे वो ट्राई किए। वैसे तो इजी थे, तो मुझे लगता है ट्राई तो क्या बन ही गए होंगे, बट आई जस्ट वांट कि आप ट्राई करके आओ जो भी मैं दूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन ऑफ द क्लास। और वो करोगे ना तो कमांड तुम्हारी बनती जाएगी, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। तुम्हारी ग्रिप बन जाएगी, तुम्हारी फ्रेंडशिप बन जाएगी मैथ्स के साथ। यू विल नॉट रियलाइज दैट। ठीक है जी? ऑल राइट, ऑल डन। 7/7। क्या बात है भाई, जबरदस्त। वेरी नाइस गाइस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो, तो मैं एक बार ना क्विकली डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि आई कैन नॉट अज्यूम कि सभी को सब कुछ आ गया होगा। तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन एक क्विक डिस्कशन के साथ इन क्वेश्चंस को मैं चर्चा यहां पर कर लेता हूं। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। कुछ लोगों को हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10 में गड़बड़ी गई हो, है ना, किसी को 19 में गई होगी, बट मैं सारे डिस्कस कर दूंगा, 21 भी डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी बेटा। सो द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, और उसके साथ किसको कंपाउंड करना है? सर कंपाउंड मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, मतलब 9/16 लिख दूं, 3/4 का डुप्लीकेट। 2/3 का ट्रिप्लीकेट बताइए सर। 2/3 का ट्रिप्लीकेट मतलब 8/27, और लास्ट में नॉर्मल 9:7। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने गलती से इसको भी ट्रिप्लीकेट कर दिया हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। पहला नॉर्मल, दूसरा डुप्लीकेट, तीसरा ट्रिप्लीकेट और चौथा वापस से नॉर्मल। अब सॉल्व करिए इसको। 9 9 कैंसिल, 8 2 16 एंड 2 2 4, 9 3 27। तो न्यूमिनेटर में मुझे नजर आ रहा है 2 और डिनोमिनेटर में मुझे नजर आ रहा है 21। सो वी हैव 2:21। मैं टिक कर देता हूं ऑप्शन सी को। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़े। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है सर, 10 हो गया डन। तो 10 को मैं यहाँ कर देता हूँ हाईलाइट। उसके बाद क्वेश्चन 11 देख लेते हैं भाई साहब। 11 में क्या बोल रहा है? रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, उसी के जैसा सवाल है, यहीं पर डायरेक्टली कर दूं। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5। नहीं यार, इसको भी ले लेते हैं। यहाँ करेंगे हौच पौच हो जाएगा और फिर उसका रिकॉर्ड भी नहीं बन पाएगा। सो बेटर होगा कि मैं उसको ले ही लूँ नोटबुक में। इट जस्ट टेक 1 मिनट, नॉट अ प्रॉब्लम। सो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5 मतलब 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, इंटू ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस मतलब 1/27। देन सब डुप्लीकेट ऑफ 81 एंड 256। 81 का रूट होता है 9, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16। दिस विल बिकम 9/16 एंड एट द एंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 5 एंड 8। 8 ही होता है ना, 8 का क्यूब 8 का क्यूब होता है 512, बराबर है सर। तो चलिए 16 16 हो गए कैंसिल, 5 5 जा हो गया 25, 9 3 जा हो गया 27। सो वी हैव 1/120। ठीक है, तो ऑप्शन में हमको 1/120 नहीं नजर आ रहा है, बट आप में से कितने बच्चों का 1/120 आया था? 1:120 आया था आपका?
तो ऑप्शन डी को टिक कर देते हैं सर। ऑलराइट, चलिए 1:120 मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद हम चलते हैं 14th एंड 16th में। क्वेश्चन 14th एंड 16th। सो 14th में हमारे पास सर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आपको बांटने हैं। मतलब एक ट्राइंगल है जिसमें ना 3 अलग अलग एंगल्स जो है ना वो किस रेशियो में है। तो एक ट्राइंगल के अंदर 3 अलग अलग एंगल्स का रेशियो जो है 2:7:11 है। अब ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब हमको एक फंडामेंटल पता हो, और वो फंडामेंटल ये है कि टोटल सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बताइए। क्यों भाई साहब, क्या होता है सर? इट्स 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को हमको 2:7:11 में बांटना है। अब सम ऑफ द टर्म्स ऑफ रेशियो निकाल दो, 2 + 7 + 11 20 होता है। तो 180 डिग्री इंटू 2/20, सिमिलरली 180 डिग्री इंटू 7/20, सिमिलरली 180 डिग्री इंटू 11/20। समझे क्या? सो 2/20, 7/20, 11/20। तो 180 इंटू 2/20 ये आ जाएगा मेरे पास 18 डिग्री, अपॉन 2 इंटू 7 ये आ गया 63 डिग्री, और लास्ट हो गया अपने पास 99 डिग्री। अमेजिंग। तो आई होप ऑप्शन नंबर सी सबका मैच हो गया होगा। कूल? हाँ सर कूल है। तो ये हो गया 14 का आंसर सी। 14 के बाद अगला था 16। 16 अच्छा सवाल है। क्या आंसर आ रहा है 16 में? सी तो नहीं आ रहा तुम्हारा आंसर 16 में। आनंद अर्न कर रहे हैं 80 रुपीज 7 घंटे में, प्रमोद अर्न कर रहे हैं 90 रुपीज 12 घंटे में। तो उनकी अर्निंग्स का रेशो क्या है? अब कुछ बच्चे बोलते हैं 80 रुपए 90 रुपए 8:9। अरे भाई, जब दोनों के नंबर ऑफ आवर्स अलग अलग हैं तो आप डायरेक्टली टोटल अर्निंग को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की अर्निंग अलग अलग है। तो आपको दोनों के पर आवर को कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है दोस्त? यू हैव टू कंपेयर पर आवर। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 80 रुपीज फॉर 7 आवर्स, 90 रुपीज फॉर 12 आवर्स। तो अब हम निकाल देते हैं सर आर्ली अर्निंग हमारी क्या होगी, और फिर उस आर्ली अर्निंग को कंपेयर करेंगे। तो इसकी आर्ली अर्निंग 80/7, उसको डिवाइड कर देता हूं मैं 90/12 से, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। अच्छा, सबको बचपन की ये चीज तो पता है ना, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके अगले वाले फ्रैक्शन को उल्टा लिख देने का, तो काम आसान हो जाता है। अब देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और क्या बचा? कुछ भी नहीं। क्या 8 4 जा 32 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 21 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 32:21, विच मीन्स आई विल टेक ऑप्शन। बताइए जी, क्वेश्चन 16 ऑप्शन ए सभी को क्लियर एंड डन है या नहीं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? प्लीज बताइए मुझे। यस सर, वी कैन। नेक्स्ट, अगला सवाल मैंने आपको दिया था 19 में बहुत सारे बच्चे जो हैं बोल रहे हैं प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन में शायद मिस्टेक हो, इसलिए इतने ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। x की जगह 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर इंटू वाई की जगह 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर दिया, मतलब 3 इंटू 4 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में मैं गया और मैंने यहाँ देखा x का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, प्लस कर दिया 4 का क्यूब। तो देख लीजिए भाई क्या आता है यहाँ पर। 9 इंटू 4 आता था 36, 16 इंटू 3 आता है 48, 48 तो 36 को मिलाते हैं तो 84 आता है, और 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, मेमोरी रिकॉल 84/91। अब बताओ भाई, किसी से डिवाइड होते हैं क्या? 7 से डिवाइड होते हैं सर ये। तो 7 12 जा 84, और 91/7 ये होता है 30। तो द फाइनल आंसर विल बी 12/13, विच इज 12:13। चलो भाई, जिनको भी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 में प्रॉब्लम थी, सो बता दें मुझे भाई, क्या आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो गई? इज इट ऑल सॉल्व नाउ? क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन बी 12:13 इज डन। बताइए। विक्टर बेटा, अगर आप बैच पढ़ने वाले हो तो आपको कंप्रेहेंसिव बुक लगेगी। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस बैच खत्म होने के बाद करने वाले हो तो एमसीक्यू कंपाइलर आप बाय कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12:13, प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर भी। और 21 मैंने आपको ट्राई करने को बोला था, और मैंने बोला था 21 में बहुत हाई चांसेस है कि आपसे नहीं बना होगा।
तो 21 तो मैं करवाने ही वाला हूं और एकदम फुल डिटेल में। ठीक है, चलो 21 करवा दूं। रेडी हो? ट्राई किया था सबने? सुनो अब ध्यान से, लैंग्वेज को पढ़ो। 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस p रेशियो 3t माइनस p। सो 2s अपॉन 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो। तो ये वाले रेशियो जो है ना 2s माइनस पी और 3t माइनस पी, इसका स्क्वायर करने से वो मिलता है। क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ में आई? 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी। तो वो जो 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी वाला रेशियो है ना, उसका डुप्लीकेट रेशियो है ये 2s रेशियो 3t। हाँ सर, ऑल राइट है। अब क्या करते हैं सर हम लोग, जहां स्क्वायर है उसको ओपन कर देना चाहिए, तभी तो हम उसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। तो 2s अपॉन 3t को मैं एज इट इज रहने देता हूं, राइट हैंड साइड में मैं कर देता हूं 2s का होल स्क्वायर विच इज 4s स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब प्लस p स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab मतलब 2 जा 4sp माइनस 4sp। ये होता है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ सर, तो 2 जा 4 4sp डिनोमिनेटर में आया मैं, और मैंने यहाँ बोला 3t का होल स्क्वायर मतलब 9t स्क्वायर अगेन प्लस p स्क्वायर, और माइनस में आ गया 2 3 जा 6pt 6pt। यहां तक भी मेरे साथ हो आप लोग? ठीक है, तो दोनों ही स्क्वायर वाली टर्म्स को मैंने एक्सपांड किया। अब क्या करोगे देखो ध्यान से, अब सर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 2 जा 18 18 st स्क्वायर, उसके बाद 2s इंटू एस पी स्क्वायर मतलब 2sp स्क्वायर, फिर आता है माइनस, तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, तो माइनस 12spt। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास हो जाएगा 4 3 जा 12 12s स्क्वायर टी प्लस p स्क्वायर 3p स्क्वायर टी माइनस 4 3 जा 12spt। चलो भाई, ये जो ट्रिपल वाली टर्म दिख रही थी एसपीटी एसपीटी, ये तो हमारी निपट गई भाई। दोनों तरफ सेम है, कैंसिल कर देते हैं। दोनों तरफ सेम साइन है ना भाई, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो उसके ऑप्शंस में सभी जगह पर या तो p निकाला गया है या 2p निकाला गया है, मतलब बेसिकली p को उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है। तो उसी से एक गाइडेंस लेके, उसी से एक आइडिया या क्लू लेकर हम भी क्या करते हैं, p वाली टर्म्स को लेफ्ट में रख लेते हैं। तो जैसे यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ p स्क्वायर है, दोनों को लेफ्ट में रख देता हूँ। तो लेफ्ट साइड में जाएगा 2sp स्क्वायर, और ये वाला जब लेफ्ट में आएगा तो ये बन जाएगा माइनस 3p स्क्वायर टी। राइट हैंड साइड में मैं गया तो 12s स्क्वायर टी आया, और जो ये 18st स्क्वायर है ना, ये वहां चला जाएगा माइनस में। अब देखो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं सर, p स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो अंदर बच जाएगा 2s माइनस 3t। राइट हैंड साइड में क्या कॉमन निकाल सकते हैं सर, 12 और 18 है, 12 और 18 दोनों 6 की टेबल में आता है। अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो कॉमन ले लो, s दोनों में है, t भी दोनों में है, एक जगह s डबल है एक जगह t डबल है, तो एक काम करते हैं सिंगल s और t तो अंदर बाहर आ सकता है ना, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, तो ये 2 s t बाहर आ गया तो अंदर बचा एक s। फिर यहाँ 6 3 जा 18, t 2 है तो एक t अंदर रह गया। अरे वाह, अब 2s माइनस 3t 2s माइनस 3t दोनों तरफ मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आंसर लेफ्ट इज p स्क्वायर इक्वल्स टू 6st। यस डेफिनेटली इट्स टाइम टेकिंग, डेफिनेटली इट्स लेंदी, बट टफ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो स्टेप सारे समझ में आने चाहिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है एवरीवन, इज इट क्लियर? बॉयज एंड गर्ल्स, कूल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, अमेजिंग। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अब आता है, आई गेस 22 में प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी, फिर भी कर लिया जाए। 22 बन गया ना सबसे? सर देखो यहाँ भी p रेशियो क्यू 2:3 है, x रेशियो y 4:5, और यहाँ जो फाइनल रिक्वायरमेंट है वो भी रेशियो के फॉर्म में है, तो मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। 5p की जगह 2 डाला, x की जगह 4 डाला, प्लस 3 इंटू क्यू की जगह 3 डाला,
y की जगह 5 डाला, उसको डिवाइड किया, रेशियो क्या 10, p की जगह अगेन 2 डाला और x की जगह अगेन 4 डाला, प्लस 4qy, q is again 3 and y is 5. All right, 5 to 10, 4 जा 40, प्लस 3 3 जा 9, 5 जा 45 रेशियो, 10 to 20, 4 जा 80, प्लस 4 3 जा 12, 5 जा 60, so 85 रेशियो 140. कैन वी सिंप्लीफाई दिस? सर आई गेस दोनों 5 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे, तो 85/5 होता है 17 एंड 140/5 होता है 28. तो ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है, और इसके साथ आई गेस वी आर डन विद ऑल अवर सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. अच्छा, भले वो क्वेश्चन मैं क्लास में करवा देता हूँ, बट मुझे बताइए अगर आप खुद से जाके ट्राई करते हो और फिर मैं क्लास में करवाता हूँ तो एडवांटेज होता है नहीं उस चीज़ का? मतलब जब आप घर में खुद जाके बैठ के उसको ट्राई करते हो तो माइंड थोड़ा ओपन होता है ना. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी मैं सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूं तो आपने उसे घर जाके ज़रूर ट्राई करना है. आपको पता है कि प्रणव सर क्लास में करवा देंगे, इससे आप अपने आप को कमज़ोर ना बनाएं, ठीक है, स्पून फीडिंग ना करें. चलिए सर, ये हमारा हो चुका था, मुझे अच्छे से याद है. एंड 25 26 25 से हमको आगे बढ़ना था, तो 25 तो भाई साहब मैं ही आप लोगों को अभी पूछूंगा, ट्राई करने दूंगा. चलिए भाई ट्राई करिए, ओवर टू यू, इट्स योर टर्न. मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, इट्स योर टर्न नाउ. दे आर फाइन बट लिटिल बिट धीरे धीरे जो है थोड़ा सा पैटर्न वाइज थोड़ा सा चेंज आ रहा है, बट अभी तो तुम कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके. पर वहाँ के नोट्स और अब जो मैं नोट्स में क्वेश्चंस की कवरेज लेता हूँ वो सब बैच में बदल चुका है, ठीक है. तब अलग तरीका था, अब तरीका अलग है. रेगुलर बैच में ही बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेता हूँ आज के समय में, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स लेता हूँ जो पहले नहीं लिया करता था. तो फिर भी लेकिन अगर आपके पास वही है तो पढ़ तो ज़रूर सकते हो, सिलेबस में ज़्यादा चेंज नहीं है, 95% सेम है, ठीक है. सी आ रहा सबका? ठीक है भाई, चलो फिर टाइम को रोक देते हैं, क्यों घड़ी का वक्त बर्बाद करें. रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स इज 7:8. तो मैं S1:S2 लिख देता हूं, और S का मतलब यहां पर है 7/8. अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आपको क्वेश्चन ये बता रहा है कि सेकेंड ट्रेन 400 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, तो 80 की स्पीड कहला गई, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कहलाई ना. सर आप तो फिजिक्स पढ़ाने लगे सर, ऐसा थोड़ी होता, आपने बोला था इजी है. बता भाई, स्पीड जैसी कोई चीज़ बहुत टफ होती है क्या? स्पीड जैसा तो कोई भी इंसान पढ़ सकता है यार, इतना तो समझ में आता ही है. सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन 80 किलोमीटर पर आवर. अब बताइए अगर सेकेंड वाली ट्रेन की स्पीड 80 है और रेशियो 7:8 है, तो मुझे लगता है सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. एनीबडी कैन से इट इज 70 kmph, राइट? ऑप्शन सी. कोई बात नहीं, स्प्लिट फायर, दैट्स ओके. तो ये हो गया 70 किलोमीटर पर आवर. अब जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ बेटा वो बहुत जोरदार क्वेश्चन है, और ये पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन, ये लेवल का पेपर में भी आ चुका है. तो जो क्वेश्चन पेपर में इजी लेवल के आते हैं स्टडी मैट वाले, उनको रिपीट नहीं करता मैं, लेकिन अगर कभी पेपर में कोई नई वैरायटी आती है तो मैं उसको क्लास में भी कवर करवा लेता हूँ, ठीक है. चलिए ट्राई कीजिए अपने मन से. ओवर टू यू गाइस.
नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम बैठे हैं। सब कुछ बन जाएगा आपको, तो फिर हम क्या करेंगे? क्यों भाई? चलो पढ़ो मेरे साथ। इन अ डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर इन द रेशियो 3:2। तो कितने मेल हैं कितने फीमेल ये नहीं पता हमको, बट ये रेशियो पता है कि अगर 3 मेल है तो 2 फीमेल है, मतलब अगर 30 मेल होंगे तो 20 फीमेल होंगी, लाइक दिस। इफ 2 मेल्स एंड 5 फीमेल्स ज्वाइन द डिपार्टमेंट, अगर उसी डिपार्टमेंट में 2 और मेल ऐड हो जाते हैं और 5 और फीमेल ज्वाइन कर जाती हैं, तो ये जो नया रेशियो बनेगा ना, क्योंकि क्वांटिटी बदल गई तो रेशियो अब बन जाएगा 1:1। तो क्या आप बताएंगे इनिशियली, मतलब नए लोगों को आने से पहले कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स रही थी हमारी इस टीम में? तो मैंने बोला लेट नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इनिशियली बी 3x, 2x। क्या ये क्लियर हुआ? तो इनिशियली मैं ऐसा मान लेता हूं कि 3x मेल्स हैं और 2x फीमेल्स हैं। अब क्या हुआ सर, ये 3x वाली क्वांटिटी में हमने 2 मेल्स को और जोड़ दिया, और ये जो 2x वाली फीमेल्स की क्वांटिटी थी उसमें 5 फीमेल्स और ऐड कर दी, तो अब रेशियो 1:1 बन गया। बस अब आप x कैलकुलेट कर सकते हो। सो 3x+2 विल बी इक्वल्स टू 2x+5। सो 3 - 2 मतलब x इज इक्वल्स टू 3। तो बताइए नंबर ऑफ फीमेल्स इनिशियली कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फीमेल्स हो जाएंगे 2 × 3, दैट इज आंसर इज 6, ऑप्शन बी। बताइए मुझे, क्या आपको क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन बी, बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से कंफर्म करें ताकि हम लोग फटाफट आगे बढ़े। ठीक है जी, बढ़िया है जी। ट्वेंटी सेवन ट्राई करो। ये भी अच्छा सवाल है, वेरी नाइस, क्लियर एंड डन, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। करो करो ट्राई, 27 ट्राई करो। चलो बेटा, हैप्पी बर्थडे रोहन, फिर मिलेंगे, बाय बाय। सो क्वेश्चन नंबर 27, अ बैग कंटेन्स ₹187। देखो बैग में टोटल 187 रुपीज हैं, मतलब जितना भी पैसा बैग में है ना उसका पूरा अगर रुपीज में टोटल निकालने जाओगे ना तो इट इज इक्वल टू 187, जिसमें कि आपके पास 1 रुपए वाले कॉइन भी हैं, जिसमें आपके पास 50 पैसे वाले कॉइन भी और 10 पैसे वाले कॉइन भी हैं, और दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। ठीक है, तो क्या आप बताएंगे फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। तो मैं इसको ऐसे लेता हूं वापस से, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स
ऑफ 1 रुपी 50 पैसा and 10 पैसा बी 3x, 4x, 5x। कितने कॉइन्स है वो तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि रेशियो 3, 4, 5 का मेंटेन्ड है, तो 3x, 4x और 5x नंबर ऑफ कॉइन्स बोल सकता हूं मैं। नाउ 3x कॉइन्स जो है उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या मुझे कोई बताएगा? अगर 1 रुपए वाले कॉइन है 3x, तो उनकी वैल्यू हो जाएगी 3x इंटू 1 रुपीज, प्लस 50 पैसे वाले कॉइन्स है 4x, उनकी वैल्यू हो जाएगी 4x इंटू 0.5 रुपीज। और देन हमारे पास है 5x कॉइन्स और उनकी वैल्यू हो जाएगी 0.1, 10 पैसा। और जब इन तीनों की वैल्यू का टोटल करोगे तो टोटल वैल्यू 187 रुपीज। कितने बच्चों को इक्वेशन समझ में आ रही है? फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 10 पैसे वाले कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं? 3x, 4x और 5x। नाउ 3x वाले जो कॉइन्स हैं उनकी कीमत कितनी है, वैल्यू? सर 3x इंटू 1 रुपीज, तो 3x, 4x इंटू 0.5 रुपीज एंड 5x इंटू 0.1 रुपी। इन तीनों का टोटल मिला के हो गया 187 रुपीज। अब आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बताइए x कितना हो जाएगा? So 3 into 1 memory plus 4 into 0.5 memory plus 5 into 0.1 memory plus memory recall divide equal to into 187. The answer is coming to 34 coins. तो 34 कॉइन्स तो x की वैल्यू आ रही है, तो 1 रुपी तो 3x, मतलब कितना हो जाएगा? 102 कॉइन्स। सिमिलरली 4x निकालोगे तो वो हो जाएगा 136 एंड देन कम्स 170। आपसे पूछना चाहूंगा मैं बच्चों, क्या क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन ए सभी बच्चों को 100% क्लियर हुआ या नहीं? फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर एंड डन कर देना लाइव चैट, ठीक है, जल्दी से। बहुत शानदार। ये आता है दमदार सवाल। ये है दमदार सवाल, ठीक है, ये लीजिए। इनकम ऑफ आर एंड एस, नहीं मैं नहीं बोलता अभी, मैं तुमको कोशिश करने को देता। लो भाई, और इसमें मैं ज्यादा टाइम देता तुमको, 2.5 मिनट का। अपने मन से ट्राई करो। ऐसा है करण भाई, सभी को मैं समझा रहा हूं तो सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आप जो हैं, पढ़ने में ध्यान देना, कुछ सीखना, अपने आप को इम्प्रूव करना, इन सब चीज़ों की बजाय सिर्फ एक ही काम कर रहे हो, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। दिस इज द लास्ट वार्निंग। इसके बाद अगर आपने लिखा डर लग रहा है तो मैं आपको यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि बार बार ये बोलने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। मैंने जो करवा रहा हूँ अच्छे से सुनो, 100% अटेंशन दो। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ घर जाके उसको ट्राई करो। और अगर सब्जेक्ट में कम ग्रिप है तो ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा घर जाके बैठो। बोलने से कुछ नहीं होगा और मेरे यहाँ ज्ञान देने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्लीज फोकस ऑन स्टडी, दिस इज द लास्ट वार्निंग।
चलिए लास्ट 20 सेकेंड्स गाइस, फटाफट यो। अंतिम 5-6 सेकेंड। तो ये तो बहुत टफ लेवल का सवाल था भाई। कितने लोगों से नहीं बना बताओ? सारे लोग नी करके लिखें जिनसे नहीं बना, ताकि हमारे करण को भी पता चले कि क्या उसको अकेले नहीं बनता या बाकियों को भी नहीं बनता। देखो इतने सारे लोगों को नहीं बना और तुम अकेले अकेले रोते रहते हो। सभी लोग इस पॉजिटिविटी के साथ बैठे हुए हैं कि सर ने ट्राई करने दिया है, हम ट्राई करेंगे, हमसे नहीं बनेगा, फिर सर हमको सिखाएंगे, हम सीखेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम कमांड बनाएंगे, हम ग्रिप बनाएंगे। तुम्हारे जैसे सब रोने लगे फिर तो हो गया। क्यों भाई? ठीक है, रोने का कोई मतलब नहीं है। चलो, इनकम ऑफ आर एंड एस आर इन द रेशियो 7:9। तो आर और एस दो लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो है 7:9, और जो खर्चे वो करते हैं एक्सपेंडिचर, उनका रेशियो है 4:5। अच्छा, अब जो उनका टोटल एक्सपेंडिचर है, मतलब दोनों के एक्सपेंडिचर का अगर तुम टोटल करोगे ना, तो वो आर की इनकम के बराबर है। अब आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। चलो, थोड़ा एक लेवल अप है ये क्वेश्चन, जो भी तक हम क्वेश्चंस करके आए उनसे एक लेवल अप है, तो मेहनत भी उतनी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, बस करते हैं ना ट्राई। तो लेट इनकम्स ऑफ आर एंड एस बी 7x and 9x. Similarly, let expenditure of RNS be 4y and 5y. इसको x की जगह y क्यों लिखा समझ रहे हो तुम? अरे भाई, इनकम 7-9 का मतलब एग्जैक्टली 70-90 है कि 700-900, हमको क्या पता। एक्सपेंडिचर में एग्जैक्टली 40-50 है या 400-500, हमको क्या पता। तो वहां एक अलग कांस्टेंट ले लिया, यहां एक अलग कांस्टेंट ले लिया, बट रेशियो मेंटेन्ड है सर, कि अगर वो 7x है तो वो 9x है, अगर ये 4y है तो 5y है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमको और क्या गिवन डेटा दिया है? क्वेश्चन ने हमको बोला है इनकम ऑफ आर जो है वो किसके बराबर है? एक्सपेंडिचर ऑफ आर प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ एस। यही मतलब हुआ ना क्वेश्चन का। बोल रहा है दोनों के एक्सपेंडिचर को जोड़ोगे तो वो आर की इनकम के बराबर है। इसका मतलब सर 7x की जो वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू 4y प्लस 5y, विच मीन्स दैट 7x इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ y। तो 7x की वैल्यू जो है वो 9 टाइम्स ऑफ y के बराबर है। ये क्लियर है? बस यहां तक कितने लोग मेरे साथ हो? कोई जल्दीबाजी नहीं है, पार्ट वाइज अपन लोग समझते हैं। इनकम दोनों की 7:9 में दी थी, मैंने 7x एंड 9x मान ली। एक्सपेंडिचर दोनों का 4y 5y मैंने मान लिया क्योंकि 4:5 दिया था। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि आर की इनकम वो दोनों के एक्सपेंडिचर के टोटल के बराबर है। तो आर की इनकम मतलब 7x, दोनों के एक्सपेंडिचर का टोटल मतलब 9y के बराबर है। ऑल राइट है सर, तो 7x की वैल्यू होगी 9y। अब आपको निकालना है रेशियो ऑफ देयर सेविंग। तो सेविंग ऑफ आर अपॉन सेविंग ऑफ एस, ये मुझे निकालना है। अच्छा, सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, इट विल गिव यू सेविंग। तो 7x में से 4y माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय जो 9x वाली अर्निंग है उसमें से 5y माइनस कर दिया। समझे क्या? 7x में से 4y माइनस कर दिया, 9x में से 5y माइनस कर दिया। अब सर कैसे सॉल्व करें इसको? एक xy है, दूसरा भी xy है। तुम्हारे पास एक ट्रिक है जिससे तुम x को y में या y को x में कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो रहा। कैन यू राइट गाइज लाइक दिस? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 7/9x? बताओ ना, इज इट पॉसिबल दैट वी सब्सटीट्यूट 7/9x इन प्लेस ऑफ y? क्या लगता है आपको? सर बिल्कुल पॉसिबल है, आराम से हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो यहां मैंने लिखा 7x-4 इंटू 7/9x। अगेन
डिनोमिनेटर में गया, वहां पर 9x को 9x रहने दिया, -5 करके y की जगह फिर से 7x/9 कर दिया। नाउ बेटा जी नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और x x कैंसिल कर देंगे। तो यहां आ गया 7 और अंदर हो गया 28/9। डिनोमिनेटर में भी x आ गया बाहर और अंदर हो गया 9 माइनस 35/9। एक्स एक्स कैंसिल। अब देखो 7 9 जा 63 माइनस 28, एलसीएम लिया तो ये हो गया 35/9 और एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर वाला क्या हो गया 9 9 जा 81 माइनस 35 46/9। तो 9 और 9 कैंसिल हो गए, फाइनल आंसर आ गया 35:46। अब ये है भाई साहब पूरा सॉल्यूशन। आप अपना समय लीजिए और अच्छे से सॉल्यूशन को लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आप बोलेंगे तो मैं एक बार रिपीट भी कर दूंगा, तो लिख लिया हो और समझ लिया हो तो क्लियर एंड डन। और अगर आप रिपीट करवाना चाहते हो तो रिपीट लिखिएगा लाइव चैट पर, पहले खुद से कोशिश करिए स्टेप्स को समझने की। ठीक है, रिपीट आ गया, चलो भाई रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। 9 भी तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। वाओ निरुपमा, तुम तो अनुपमा निकली। ठीक है अंजलि, रिपीट करता हूँ, डोंट वरी गाइस, सब रिपीट करता हूँ, सब रिपीट करता हूँ, डोंट वरी। मैंने गलती कर दी, एलसीएम जल्दीबाजी में ले लिया ना मैंने। चलो देखो x और x कैंसिल हुआ, ठीक है। अब 9 7 जा 63 माइनस 28/9 होल डिवाइडेड बाय 9 9 जा 81, समझ तो इसको बोलते हैं एलसीएम, है ना। 63 माइनस 28 बिकम्स 35/9 और 81 माइनस 35 बिकम्स 81 माइनस 35 ही है ना, बिकम्स 46/9। अब ठीक है, 9 9 कैंसिल और बच गया 35/46। तो ये तो हो गया सेकेंड लास्ट स्टेप रिपीट। अब मैं एक काम करता हूँ, पूरा शुरू से रिपीट करता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया था, मुझे लगा कि एलसीएम वाला पार्ट आप फटाफट कर लोगे, बट जैसे मैंने ये किया और यहाँ पर बच्चे परेशान, बच्चे बोले अरे ये क्या हो गया, शुरू से बताओ सर। लो भाई अब शुरू से, है ना। लेट द इनकम ऑफ आर एंड एस इज ₹7x एंड 9x। क्यों? क्योंकि इनकम की रेशियो 7:9 दी है। लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ ऑफ देम इज 4:5 है, तो 4y एंड 5y। ऑल राइट सर। नाउ द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब दोनों के एक्सपेंडिचर, आर और एस के एक्सपेंडिचर का टोटल आर की इनकम के बराबर है। तो दोनों के एक्सपेंडिचर हो गए 9y, 9y की वैल्यू 7x के बराबर है। ये क्यों काम आया ग्रीन वाला बॉक्स? x को y में कन्वर्ट करने के लिए, या वाइस वर्सा बोल दूं, y को x बनाने के लिए। अब हमसे पूछा क्या है सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ये, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ये। क्वेश्चन हमसे पूछा बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। तो आर की सेविंग डिवाइडेड बाय एस की सेविंग। तो आर की सेविंग कहलाएगी इनकम ऑफ आर माइनस एक्सपेंस ऑफ आर, एस की सेविंग कहलाएगी इनकम ऑफ एस माइनस एक्सपेंस ऑफ एस। ठीक है, ऑल राइट सर। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने y की जगह जहां जहां y लिखा था ना ये दोनों, उनकी जगह ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी y की, 7/9x। तो ये हो गया 4 7 जा 28/9, ये हो गया 5 7 जा 35/9। अब निरुपमा ने बोला कि सर आपने 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई नहीं किया। निरुपमा बेटा आप बहुत बचपन की छोटी सी चीज़ ना, उसमें थोड़ी कंफ्यूज हो गई बेटा। जब हम 4 को 7/9 से मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो केवल और केवल 7 से ही मल्टीप्लाई होता है, 9 से नहीं होता वापस से, क्योंकि 4 एक्चुअली 4/1 है, तो 1 9 से मल्टीप्लाई होके 1 बनेगा। तो ये चीज़ वैसे बताने योग्य नहीं है, बट ठीक है मैंने बता दी है, दूसरी बार मत पूछना, नहीं तो अच्छा नहीं लगता बेटा, दिल से बुरा लगता है इस लेवल पर आके अगर कोई ये पूछता है तो। चलो, तो दोनों में x था, x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 7 माइनस 28/9।
यहाँ भी x कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 9 माइनस 35/9। फिर एलसीएम किया, तो एलसीएम करते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 63/9 बन जाएगा, ये 81/9 बन जाएगा। 81 माइनस 35, 63 माइनस 28, सॉल्व किया 35/46। 1 2 3 बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन डी 100% क्लियर हुआ या नहीं? सर हो गया, अमेजिंग। चलो, अगर स्टडी मैट के अकेले क्वेश्चन करते ना हम, तो खत्म हो चुके थे हमारे पहले ही। पर आज जो मैं चुनिंदा चुनिंदा ढूंढ के लाया हूं ना हार्ड वाले सवाल, वो बहुत जरूरी है करने, तभी तो हम पूरी तरह तैयार हो पाएंगे ना इस चैप्टर में। देखो पेपर में इजी भी आएंगे हार्ड भी आएंगे, पर मैं तुमको दोनों के लिए तैयार कर रहा हूं, ठीक है? लो भाई, इतनी देर से लिखा नहीं था, 2 बार रिपीट किया, मैं नहीं दे रहा लिखने का समय, इतने सारे लोग CND लिख रहे हैं। अब तुम वो जो PDF डालूंगा ना उसमें से देख के लिख लेना, ठीक है? 29 ट्राई करो, चल। जन्म जन्म का है ये संगम, राम कृतन सीता भवधन। ईशा चिंता मत करो, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा हाई लेवल का है। पर एक बार बता दूंगा उसके बाद यू विल फील गुड कि चलो यार मुझे अब ये पैटर्न पता है, मुझे अब ये लॉजिक समझता है ना? सो आप लोग बिल्कुल भी डीमोरलाइज ना हो, बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, जस्ट कीप थिंकिंग, जस्ट कीप ट्राइंग, ओके? बाउंसर है, बाउंसर सर, बाउंसर, फर्स्ट बाउंस कि सेकंड बाउंस है ये? सेकंड बाउंस से लगता है, पिछला वाला भी तो बाउंसर ही गया था। ओके, खोपड़ी तोड़, ये ठीक है, खोपड़ी तोड़ सही है। चलिए फोकस हियर एवरीवन, ध्यान दीजिएगा। पहले तो सवाल को समझ लेते हैं, क्योंकि सर सॉल्यूशन तो दूर की बात है, पहले तो सवाल ही समझ में नहीं आया, है ना? ध्यान देना। अ वेसल, वेसल मतलब बर्तन। अ वेसल contained a solution of acid and water in which water was 64%। तो एक बर्तन में लिक्विड रखा हुआ है, कोई सॉल्यूशन, दो चीजों को मिला के सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन में ना 64% वाटर है, और वो सॉल्यूशन एसिड और वाटर को मिला के बना है। सिर्फ मुझे ये बता दीजिए सारे बच्चे, अगर टोटल सॉल्यूशन में 64% वाटर है तो एसिड कितने परसेंट है? रिमेनिंग कितने परसेंटेज एसिड होगा, ये बताओ मुझे थोड़ा सा। सर 100 में से 64 वाटर है तो रिमेनिंग 36% हमारा एसिड है, ये तो क्लियर है। चलो अगली लाइन में चलता हूं। अब मैंने क्या किया, उस बर्तन में से 4 लीटर सॉल्यूशन निकाल दिया, 4 लीटर सॉल्यूशन निकाला, ध्यान से समझना। उस बर्तन में जो जिसमें मिक्स था ना एसिड वाटर का, उसमें से 4 लीटर निकाल दिया, तो दोनों का 4 लीटर निकल गया ना, पूरे मिक्सचर का 4 लीटर बाहर निकल गया, ठीक है? और 4 लीटर पानी डाल दिया, इससे अब वो सॉल्यूशन और डाइल्यूट हो गया। कैसे डाइल्यूट हो गया सर? तुम खुद सोचो ना, तुमने पानी में एसिड मिला के
एक बर्तन को भर दिया, अब उसमें से तुम वो पानी निकाल रहे हो 4 लीटर और प्लेन पानी डाल रहे हो, तो अब पानी की मात्रा और बढ़ जाएगी और एसिड की मात्रा और कम हो जाएगी। पानी की मात्रा, मैं अभी कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं अभी प्रैक्टिकली तुमको समझने की बात कर रहा हूं कि रियल लाइफ में भी तुम देखोगे कोई चीज अगर किसी से मैं अपन ने मिलाई है, ठीक है, और उसमें पानी और मिला देंगे तो वो और डाइल्यूट हो जाता है ना, तो उसमें एसिड का तत्व और कम हो जाएगा। तो वो यही बोल रहा है कि जब मैंने 4 लीटर सॉल्यूशन निकाला और उसमें 4 लीटर पानी डाल दिया, तो अब एसिड की मात्रा और कम हो गई। पहले एसिड की मात्रा तुमने क्या बताई थी मुझे? पहले तुमने एसिड की मात्रा मुझे 36% बताई थी कि भाई 64% वाटर है तो 36% एसिड बताया था। लेकिन अब उसमें से सॉल्यूशन निकाल के पानी मिलाने से पानी का कंटेंट और बढ़ गया और एसिड का कंटेंट कम हो गया। नाउ इट इज 30%। तो बताइए, इन द बिगनिंग द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन वॉज, तो जो वेसल में टोटल पानी स्टार्टिंग में भरा हुआ था, पानी नहीं टोटल सॉल्यूशन, वो कितने लीटर का था? चलिए अब समझते हैं कैसे करना है इसको। लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एट द बिगनिंग बी कैपिटल वी, वी फॉर वॉल्यूम तो मैंने कैपिटल वी ले लिया, वी लीटर्स। मैं ऐसा मान लेता हूं कि मेरे बर्तन में, वेसल में इनिशियली वी लीटर का सॉल्यूशन रखा हुआ था इनिशियली। अब मैं एक टेबल बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। बिगनिंग, फिर रिमूव, फिर ऐड, फिर क्लोजिंग। फिर टेबल में यहां एक एसिड आएगा, एक तरफ वाटर आएगा और एक तरफ टोटल आएगा। अगर मैं ये बोलूं बिगनिंग में मेरे पास टोटल वॉल्यूम था V, बिगनिंग में टोटल वॉल्यूम था V, उसमें से पानी था 64%, तो 0.64V। लॉजिक समझते क्या? टोटल वॉल्यूम का या टोटल सॉल्यूशन का 64% वाटर था तो 0.64 और ये हो जाएगा 0.36। ठीक है ना? अब इस 0.36 में से आपने क्या करा? टोटल 4 लीटर वॉल्यूम बाहर निकाल दिया। 4 लीटर का वॉल्यूम बाहर निकाला, समझना। पानी थोड़ी अलग कर पाऊंगा मैं, पूरा मिक्सचर था, मिक्सचर में से 4 लीटर बाहर निकाल दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर पूरा एसिड और पानी मिक्स हो चुका है तो जो तुमने 4 लीटर बाहर निकाला होगा ना, उस 4 लीटर में कितना पानी रहा होगा? सर उस 4 लीटर में 4 का 64% पानी रहा होगा। मतलब जो 4 लीटर तुमने बाहर निकाला ना, तो उससे क्या हो गया? 2.56 लीटर पानी बाहर आ गया और 4 का 36% मतलब 1.44 लीटर एसिड बाहर आ गया। ओह अच्छा। सो टोटल 4 लीटर्स था, उसका 64% वाटर था, तो 2.56 लीटर वाटर बाहर आ गया 4 लीटर बाहर निकालते समय, और 1.44 लीटर एसिड बाहर आ गया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने 4 लीटर पानी और मिला दिया, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वॉज एडेड। तो जितना सॉल्यूशन 4 लीटर तुमने निकाला था ना, अब उतना पानी मिला दो, एसिड कुछ मत मिलाओ, सिर्फ पानी मिला दो। अब बच्चों मैं तुमसे एक बात पूछता हूं कि अब मेरा टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पहले टोटल वॉल्यूम बताइए। पहले टोटल वॉल्यूम था V, उसमें से मैंने 4 लीटर निकाल दिया था, फिर वापस 4 लीटर जोड़ दिया। तो एसिड और वाटर का प्रपोर्शनेट नहीं पूछ रहा हूं मैं, टोटल वॉल्यूम पूछ रहा हूं। सर वो तो अभी भी V रहेगा। किसी में से, किसी बर्तन में से 4 लीटर लिक्विड निकालोगे और वापस 4 लीटर लिक्विड डालोगे, तो उस बर्तन में जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो तो 4 सेम ही रहेगा ना, जो भी पहले था। ठीक है, लेकिन अब वो तुमसे ये बोल रहा है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है ना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन मतलब ये सब करने के बाद उसमें 30% एसिड है, तो अब इसमें एसिड है 30%, 0.30V, और अब इसमें वाटर है 70%। अब आपके पास दो इक्वेशन बनी है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको V का आंसर मिल जाएगा। कौन सी दो इक्वेशन सर? एसिड की इक्वेशन क्या बोलती है? 0.36 ऑफ द वॉल्यूम में अगर मैं 1.44 लीटर का एसिड बाहर निकाल दूं और 0 लीटर एसिड जोड़ दूं, तो वॉल्यूम बन जाएगा 0.3 टाइम्स ऑफ V। करके देखो कितना आता सॉल्व।
0.36 माइनस 0.3 गिव्स यू 0.06 V, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 1.44, तो V की वैल्यू हो जाएगी 1.44 डिवाइडेड बाय 0.06 विच इज कमिंग टू 24 लीटर्स। देख लीजिए, एक बार समझने की कोशिश करिए। जीरो 0.36 इंटू वी इतना ओपनिंग में एसिड था, फिर उसमें से 1.44 लीटर का एसिड रिमूव किया गया, उसके बाद जो फाइनली एसिड बचा वो 0.3 वी है। आपको एसिड में नहीं मजा आ रहा, आपको पानी से करना है, लो पानी से करो। 0.64 वी, उसमें से 2.56 लीटर पानी निकाल दिया, 4 लीटर पानी वापस से जोड़ दिया। अब जो वॉल्यूम है पानी का वो है 0.7 वी। तो बताइए क्या होगा? तो सर 0.64 माइनस 0.7 गिव्स मी 0.06 नेगेटिव V, and 2.56 minus 4 gives me 1.44 negative. So again the value of V will be same 24 liters. बताइए जी। ओ हो ओ हो ओ हो इश्क तेरा तड़पावे। चलिए सर, तो एक बार फटाफट सॉल्यूशन को देख लीजिए, सॉल्यूशन को लिख लीजिए, है ना। टेक 20 सेकेंड्स और फिर मुझे बताइए क्लियर एंड डन है या नहीं। और अगर आप रिपीट करना चाहोगे तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। वैसे तो हमने काफ़ी स्लो स्पीड में किया है, तो आइडियली सबको समझ में आना चाहिए। रिपीट सर रिपीट, योगेश बोला रिपीट सर रिपीट। ओके भाई, रिपीट। अच्छा एक बात बता दूं ना, रिपीट करते समय मैं कुछ नया नहीं बताता, वही बताता हूँ। तो कोशिश किया करो पहली बार में अच्छे से सुनने की, तो जरूरत नहीं पड़ेगी रिपीट की, लेकिन अब तुम बोलोगे तो रिपीट तो कर ही दूंगा, है ना अंजलि। चलिए, हाँ ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल टाइम लेंगे भाई, अवश्य टाइम लेंगे। क्लिक होना चाहिए, अगर क्लिक ले लिया, अगर क्लिक कर गया माइंड, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो, तो अगर नहीं क्लिक करता तो फिर अपन इसको लास्ट में करेंगे पेपर में। देखो मैं निरुपमा और बाकी सारे बच्चों को एक बढ़िया सिंपल डिस्क्लेमर दे दूं, जब मैं आपको सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी हो रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम में हो रहे होंगे, पर ज़्यादा टाइम वाले भी करवाता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई पेपर में सिर्फ कम टाइम वाले ही आएंगे, पेपर में दोनों का मिक्स आएगा। कम टाइम वाले भी बहुत सारे आएंगे, ज़्यादा टाइम वाले भी कुछ कुछ आएंगे। पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी स्ट्रेटजी जब पेपर पास रहेंगे तो बार फिर से समझाऊंगा, कि उस समय हमको जो बनता है वो हम पहले करते हैं, जो टफ लगता है वो बाद में करते हैं, पर छोड़ के कुछ नहीं जाते, समझ रहे हो। वैसा सलोनी रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा सलोनी। पर मैं सभी को बोल दूं, जब मैं रेगुलर बैच में सिलेबस पढ़ा रहा हूं, हमारा ऑब्जेक्ट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और स्टडी मैट में जो भी एमसीक्यू दिए हैं सारे करने हैं हमको, एडिशनल क्वेश्चन बैंक को छोड़ के। तो उस समय आप ये कभी भी ना सोचे कि पेपर में ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, अभी सिर्फ करते चलें, पेपर की चिंता ना करें, ठीक है। मैं बैठा हूं, पेपर के लिए क्या करना है उसके भी गाइडेंस दूंगा। चलो रिपीट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 29 हमको ये बोलता है कि एक वेसल में, एक बर्तन में सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर रखा हुआ है, जिसमें वाटर 64% है और एसिड रिमेनिंग 36% है। तो कॉमन सेंस है कि भाई अगर टोटल वॉल्यूम में 64% वाटर है तो रिमेनिंग 36% एसिड होगा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, वेसल में कितना वॉल्यूम है ये तो नहीं पता, ये तो कैलकुलेट करना है, लेकिन वो टोटल वॉल्यूम का 36% एसिड है, 64% वाटर है। 4 लीटर उसमें से आपने सॉल्यूशन निकाल दिया, 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन वॉज टेकन आउट।
एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एडेड इन दैट, और उतने रुपए का पानी ऐड कर दिया, उतनी वॉल्यूम का। तो 4 लीटर मैंने सॉल्यूशन निकाला और 4 लीटर पानी जोड़ दिया उसमें, अब पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो टोटल वॉल्यूम तो अभी भी सेम रह गया, वी में से 4 गया और उसमें फिर 4 जुड़ गया, तो वी रिमेन्स वी। लेकिन अब उसमें जो एसिड की मात्रा है वो 30% बची है, पहले 36 थी, अब 30% बची है। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में दिखाया। सो लेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एट द बिगिनिंग इज वी लीटर, तो बिगिनिंग में जो वी लीटर है उसमें 0.36 मतलब 36% ऑफ वी एसिड है, 64% ऑफ वी वाटर है। उसमें से 4 लीटर सॉल्यूशन तुमने बाहर निकाला और 4 लीटर पानी उसमें तुमने जोड़ दिया, तो वॉल्यूम तो अभी भी वॉल्यूम है, लेकिन अब एलिमेंट वाइज चलते हैं। जब 4 लीटर सॉल्यूशन बाहर निकला होगा, उस 4 लीटर का 36% मतलब 1.44 लीटर एसिड बाहर आ गया होगा, 0.64 इंटू 4 2.56 लीटर वाटर बाहर आ गया होगा, और फिर उसमें तुम वापस जोड़ देते हो क्या, 4 लीटर पानी, एसिड तुमने कुछ भी नहीं जोड़ा, तो टोटल वॉल्यूम वी हो गया, और उस वॉल्यूम का 30% एसिड है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ लिसन टू बी वेरी केयरफुली। तो इस वॉल्यूम का 30% ये हो गया। अब कोई भी इक्वेशन उठा लो आप, अगर आप एसिड की इक्वेशन बनाओगे तो ओपनिंग में इतना एसिड था, उसमें से इतना एसिड हटा दिया तो अब इतना एसिड बचा, इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ओपनिंग में इतना वाटर था, उसमें से इतना वाटर निकाल दिया, इतना वाटर जोड़ दिया तो इतना वाटर बचा 0.7, तो ये भी वॉल्यूम आ गया। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो भाई, मेरे दूसरी बार बताने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? और रिपीट मत करवाओ भाई, अगर और रिपीट करवाना है तो अब जब ये लेक्चर रिकॉर्डेड अपलोड होगा ना, तब जाके देख लेना, ठीक है। इतना काफ़ी है बेटा। तो मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ कि एक बार मैं आपको समझा पाऊँ, बट नहीं आ पाता तो फिर मैं दूसरी बार भी उतनी ही डबल एफर्ट करता हूँ कि आ ही जाए। चलो, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, टफ नहीं है पर फिर भी मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। नॉट दैट टफ, बट स्टिल आई एम गिविंग यू द 2 मिनट्स। ठीक है भाई, तो ये वाला तो बन गया लगता है बच्चों से। चलो फटाफट चेक कर लेते हैं इसको। So the ratio of number of boys and number of girls in a school is found to be 15:32. How many boys and equal number of girls should be added to bring the ratio to 2:3? अब सुनो भाई, बॉयज
बॉयज ना 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 15/32. How many boys and equal number of girls to be added to bring the ratio to 2:3? तो भाई ये 15 और 32 है नहीं, ये ऐसा नहीं 15 और 32 है, इनका रेशियो 15 और 32 है. तो आई विल टेक इट लाइक 15x/32x और इस 50. Check it, boys and girls. Is it fine now? Are we good to go? Are we good to go? अब मैं आपको एक बात बताता हूं. देयर इज अ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन. मुझे पता है आपने निकाल दिया इसको. अगर आप इसमें से x हटा दोगे ना और नॉर्मली 15 और 32 मान के करोगे तो आंसर आ जाएगा. तो वही तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है क्वेश्चन के अंदर कि आइडियली उनको क्वेश्चन में यहां पर रेशियो नहीं, सिर्फ लिखना था द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 15,32. तो फिर क्वेश्चन वॉज इजी. क्या समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? आप बताओ ना, अगर मैं इसको 15x 32x मानूं और फिर यहां y जोड़ूं तो दो दो वेरिएबल बन गए यहां. तो फिर कैसे सॉल्व होगा ये? समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कह रहा हूं? सो बेसिकली क्या होना चाहिए यहां पर? फिर से अटका. अरे ओ बिड़ू, काहे को तकलीफ दे रहा है भाई, काहे तकलीफ दे रहा है? चलो 2 मिनट रुक जाते हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं, उसके बाद में रीस्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन. ओ झोंका, ओ झोंका, ओ झोंका, ओ झोंका, गया 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 झोंका. ना 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 ना. अब सुनो मेरी बात. मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ जो रेशियो वर्ड लिख दिया ना, आइडियली वो रेशियो नहीं होना चाहिए. उनको सिर्फ लिखना चाहिए था नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का काउंट. तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल टू 15 एंड 32. अब 15 बॉयज में x नंबर ऑफ बॉयज और जोड़ दो और 32 गर्ल्स में उतनी ही नंबर ऑफ गर्ल्स और जोड़ दो, तो रेशियो विल ब्रिंग टू 2:3. अब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने लोगों को जोड़ना है. 45 + 3x gives you 64 + 2x. ये क्या दिक्कत हुई भाई? 2/3. तो x is equals to 64 minus 45 gives you 19. अच्छा, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है, मुझे पता आप लोगों से बन गया. पर मैं पूछना चाहता हूं कितने बच्चों को ये वाली फंडामेंटल बात आपको भी क्लिक करी थी. मतलब जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो आपको भी थोड़ा सा डाउट तो गया था कि जब 15 और 32 को काउंट ही मानना है तो रेशियो क्यों दिया था? क्या आपको भी लगा था थोड़ा सा ये? अगर लगा था तो इट इज अ गुड साइन दैट आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो. पर नहीं लगा था तो कोई बात नहीं, लगने लगेगा थोड़े थोड़े समय में. ठीक है, चल. गुड, गुड, वेरी नाइस गाइस, बहुत बढ़िया, अमेजिंग. बच्चों अभी मैं ब्रेक दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक करते हैं. उसके बाद हमारा प्रपोर्शन टॉपिक चालू होगा, तो रेशियो खत्म हो जाएगा. ठीक, ये लो बेटा जी, एक क्वेश्चन और ट्राई करो. पढ़ो. I'm sorry. I'm really sorry.
थैंक यू। हे खुशी, थैंक यू। चलो मैं करवाता हूँ इसको, फिर ब्रेक देता हूँ, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ 400 soldiers, group of 400 soldiers posted at border area had a provision of 31 for 31 days. After 28 days, 280 soldiers from this group were called back. Find the number of days for which the remaining ration will be sufficient. यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, आप लोग लिख लीजिएगा बुक में भी अपनी, कि अभी उनके पास इतने दिन का राशन है, 31 डेज का राशन है। मतलब उनके खाने पीने की जो सामग्री है, 400 सोल्जर गए बॉर्डर एरिया में, इतना खाने का सामान ले गए कि 400 लोग 31 दिन तक खा सकते हैं। अब क्या हुआ, 28 दिन के बाद 280 सोल्जर हैं, उनको वापस बुला लिया गया। तो अब बताइए, जितना राशन वहां बचा है उससे बचे हुए सोल्जर कितने दिन काम चला सकते हैं। तो मैंने बोला देखो भाई, 400 इंटू 31, इतने सोल्जर और इतने डेज, इतना उनके पास प्रोविजन था, ठीक है। मतलब 12,400 सोल्जर मील्स, ऐसा बोल सकते, सोल्जर डेज बोल सकता हूं। इसमें से यूज कितना हो गया, बिगिनिंग में इतना था, इसमें से यूज कितना हो गया। तो सर पूरे 400 सोल्जर लोगों ने 28 डेज तक खाना खाया होगा, तो 28 डेज का 400 सोल्जर्स का जितना प्रोविजन होगा, मतलब वैल्यूइंग 11,200, इतना खत्म हो गया। अब कितना बचा है बताइए। तो 12,400 में से 11,200 अगर खत्म हो गया तो 1,200 का बैलेंस बचा है, 1,200 का बैलेंस बचा है। और नंबर ऑफ सोल्जर कितने बचे हैं बताओ, बैलेंस नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने बचे। सर अगर 400 में से 280 सोल्जर वापस आ गए हैं, तो अब वहां कितने सोल्जर बचे हैं, ये पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। सर 280 सोल्जर आ गए तो 120 सोल्जर्स बचे, तो 1200 सोल्जर डेज का फूड बचा हुआ है और 120 सोल्जर है। मतलब कितने दिन चलेगा, 10 डेज चलेगा। 1200 अपॉन 120 नंबर ऑफ डेज, राशन। ठीक है, देखो भाई। तो 400 गुणित 31 मतलब 12,400 का बिगनिंग में था, उसमें से 400 गुणित 28 11,200 का यूज हो गया, बैलेंस 1200 का बचा, उसमें से 120 नंबर ऑफ सोल्जर्स है। तो अब 10 दिन तक इनका काम और चल जाएगा। वैसे 3 दिन तक और चलता, लेकिन 280 लोग वापस चले गए ना, तो अब 10 दिन और टिक जाएंगे इन लोग, क्योंकि वो बचा हुआ फूड अब बाकी लोग यूज करेंगे ना, 120 लोग। आई बात समझ में, ठीक है। क्लियर एंड डन कर देना, उसके बाद मैं आपको ब्रेक दे सकता हूं। इनफैक्ट मैं तो आज ऐसा सोच रहा हूं, सैटरडे भी है, एक टॉपिक हमारा पूरा भी हो गया है, तो इट इज़ बेटर दैट प्रपोर्शन जो है हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करते हैं फ्रॉम मंडे, इट विल बी बेटर। ठीक है, हाँ सर ऐसे ही कर देते हैं, चलो।
तो अब मैं ब्रेक नहीं दे रहा हूँ, अब मैं पूरा ब्रेक दे रहा हूँ, वीकेंड दे रहा हूँ सीधे आपको। और अब मैं सीधे मिलूंगा आपको मंडे को। तो जितना मैंने रेशियो में पढ़ाया वो सारे क्वेश्चंस को रिपीट रिवाइज करना, घर में सेल्फ प्रैक्टिस करना, थोड़ा आज 15-20 मिनट निकाल लेना। कल कुछ मत पढ़ना, कोई टेंशन नहीं है। और जो लोग सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं वो अपनी रिकॉर्डिंग्स को करें भाई, संडे का यूज़ करें, 2-2 रिकॉर्डिंग कर लें स्टैटिस्टिक्स की। और जो बच्चे सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं और जो इनको मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी है, उनसे थोड़ा सा फीडबैक भी लेना चाहूँगा बच्चों, कि आपकी स्टैटिस्टिक्स की रिकॉर्डेड क्लास कैसी चल रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आर यू गाइज एंजॉइंग स्टैटिस्टिक्स? थोड़ा बताइएगा मुझे कैसा लग रहा है आपको स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा तो आ रहा होगा। कितना मज़ा आ रहा है आपके शब्दों से जानना चाहता हूँ मैं आपको। करण भाई, स्टैटिस्टिक्स में तुमको स्कोरिंग करना पड़ेगा। कुछ बच्चे पूछ रहे कहाँ से ले सकते हैं रिकॉर्डिंग। बेटा, जो बच्चे कोर्स बाय कर रहे हैं ना, उनको रिकॉर्डिंग भी दी जा रही है साथ में ही, चिंता मत करो आप, कहीं से अलग से नहीं लेना पड़ेगा वो। कोई बात नहीं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का लोड मत लो बेटा, वो एक लेवल तक ही समझ में आ सकता है। वेरी गुड सौजन्य, सुपर। ऐसा मत बोलो यार एसके, फिर बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा। क्या बात है निरुपमा, इतना आगे तक पहुंच गए तुम लोग, अमेजिंग यार। फोड़ के आने वाले हो सितंबर में तुम लोग, मस्त। 13 थोड़ा बोरिंग था ना, सैम्पलिंग वाला ज़्यादा बोरिंग लगा होगा, बाकी तो आगे बन गया होगा। हाँ, सैम्पल पार्ट बहुत बोरिंग लगता है। सैम्पलिंग का पता क्या कर लेना, वन शॉट रिवीजन देख लेना, अभी अभी लिया था पिछले महीने, सैम्पलिंग का वन शॉट रिवीजन भी देख लेना, तो उसमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया है मैंने उसको। ठीक है, कोई बात नहीं निरुपमा, प्रोबेबिलिटी जितना आ रहा है उतना करो, ज़्यादा लोड मत लो। तो दीक्षित जी, आप फॉर्म भर देना और टीम को बोल देना, तो आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिल जाएगा, मिला हुआ होगा शायद, आपको पता नहीं होगा कैसे देखते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। मिलेंगे वापस से मंडे को एट 3:30 PM। आज की सभा को ही समाप्त करते हैं। हैप्पी वीकेंड, गॉड ब्लेस यू, एंड सी यू लाइव ऑन मंडे